सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारी इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा की। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और अगले 2 घंटों तक हमारी लगातार नजर रहेगी प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम, जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 दिवसीय मिस्र दौरे पर काहिरा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मिस्र के प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर किया गर्मजोशी से स्वागत। पीएम को हवाई अड्डे पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम ने शानदार स्वागत के लिए अपने मिस्री समकक्ष का जताया आभार। पीएम मोदी के स्वागत के लिए काहिरा में उमड़े मिस्र के लोग। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम का दिल खोलकर किया स्वागत। पीएम मोदी के होटल पहुंचकर मिस्र के लोगों ने किया अभिनंदन। पीएम को मिस्र की युवती ने सुनाया हिंदी गीत। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी के साथ रविवार को पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारत मिस्र संबंधों में हो रही प्रगति की भी करेंगे समीक्षा। रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले कई समझौतों और सहमति पत्रों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। मिस्र यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारतीय समुदाय से करेंगे संवाद। ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद में भी जाएंगे पीएम मोदी। हेलियोपोलिस स्मारक का भी करेंगे दौरा। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। और मेरे साथ मेरे सहयोगी लालचंद भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बिल्कुल, तो आज हम खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मिस्र यात्रा है उससे जुड़ी चर्चा करेंगे कि ये जो मिस्र यात्रा है कितनी अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों को लेकर क्या कुछ हो सकता है, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि हम जब 2 देशों के बीच इस तरह की वार्ता होती है तो औपचारिक चीज़ों के साथ साथ बहुत कुछ अनौपचारिक भी होता है। लेकिन आइए दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के अपने समकक्ष मुस्तफा कमाल के साथ काहिरा में मुलाकात की है। दोनों ने अहम मुद्दों पर चर्चा भी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात उनके मिस्र के प्रधानमंत्री से, और ममता जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे काहिरा के हवाई अड्डे पर जी, तो उस समय जो जेस्चर, जिस पोस्चर के साथ प्रधानमंत्री ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की थी, वो अपने आप में बहुत ही गर्मजोशी थी। अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो ये तमाम कार्यक्रम है मिस्र में द्विपक्षीय मुलाकातों का, कौन कौन सी खास चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उन मुद्दों पर, उन चीजों पर बातचीत होगी, सहमति बनेगी और समझौते होंगे? अरुण। लालचंद जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये जो स्टेट विजिट है काफी सिग्निफिकेंट है दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। इसको प्रियम्प्ट करना कि आखिरकार किन मुद्दों पर बातचीत होगी, ये थोड़ा असंभव सा होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी टेबल पर बैठते हैं इंटरेक्शन करने के लिए अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में,
तो हर स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्टर, स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। राउंड टेबल विद इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर इस समय हमने देखा जो हुआ है, और इस बात को हम जानते हैं, और आपने भी जैसे बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का अराइवल हुआ था एयरपोर्ट पर इजिप्ट में, तो इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर ने उनका जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और कहते हैं पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जिस तरह से गले लगे, तो वो दर्शाता है कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज वो भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी दोनों देशों के रिश्तों के अंदर, और कई सारे जो समझौते हैं या जिन सेक्टर्स को बढ़ावा देना है उन तमाम मुद्दों के ऊपर कई सारे बायलैटरल इश्यूज हैं, बायलैटरल टॉपिक्स हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। हम लेकिन इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्टर्स है प्राइम मिनिस्टर, जहाँ भारत और इजिप्ट बहुत बेहतरी के साथ में इंगेज करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट हम इस बात को जानते हैं कि जो भारत और जो इजिप्ट के संबंध है इसको एलिवेट किया गया था 2023 के अंदर, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर इसको एलिवेट भी किया गया था। इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि बिजनेस के लिहाज से, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पूरा फोकस रहता हुआ दिखाई देगा, और ये जो विविधता कहीं ना कहीं डोमिनेट करके दिखाई देगी जहाँ तक बिजनेस की बात की जाए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि प्राइमरीली जो बायलैटरल ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन के आसपास है दोनों देशों के बीच में, और जो भारत है इजिप्ट का 6th बिगेस्ट या लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहता है, और भारत की आप यूं समझ सकते हैं कि लगभग 50 के आसपास बड़ी कंपनियां जो है कॉन्ग्लोमरेट्स है भारत के, वो इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट रखते हैं। अब फोकस इस बात पर, इजिप्ट इस बात की कोशिश करेगा कि कैसे जो इंडियन कंपनीज हैं अपने निवेश को इजिप्ट में बढ़ा सके, और इंडियन कंपनीज की मार्केट ढूंढ रही है, लुक्रेटिव मार्केट ढूंढ रही है जहां पर अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सके, कैपेसिटी एनहांसमेंट कर सके, तो उस बात पर भी फोकस रहेगा कि कैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, जो कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चा होती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिफेंस को लेकर के। हम इस बात को जानते हैं कि भारत और इजिप्ट कई सारी जॉइंट एक्सरसाइजेस साथ में करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में भी भारत और इजिप्ट शामिल रहते हैं, और कई सारी जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाना होता है उसमें भारत और इजिप्ट एक साथ में रहते हैं। तो डिफेंस के मोर्चे पर, डिफेंस पर कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के कैसे भारत और इजिप्ट आ सके उस पर फोकस रह सकता है। तो ऐसे में अरुण, क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जैसा कि रक्षा सुरक्षा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब दोनों देशों के संबंधों के बीच में रक्षा सुरक्षा के साथ कृषि क्षेत्र को भी लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स की भी बात हो रही है कि उसमें भी बहुत सारे भारतीय निवेशक हैं जो आकर्षित हो सकते हैं, इन आयाम के बारे में भी कुछ संकेत? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का जो गैम्बिट है या फिर जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जैसे भारत की कई सारी कंपनी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो जाहिर सी बात है इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस को तलाशेंगी, क्योंकि इस पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम्स के अंदर हो ये रहा है कि हर देश कोशिश कर रहा है कि एक लुक्रेटिव मार्केट उन्हें मिल सके जहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज को बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आगे बढ़ सके। भारत भी उन अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहा है। दूसरा, भारत के लिए इस विजिट में इम्पोर्टेंट ये है कि जो इजिप्ट जो देश जैसे कि है, ऐसे कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में जब भारत को सपोर्ट की जरूरत होती है, और जाहिर सी बात है कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में एक वॉइस की जरूरत होती है, तो इजिप्ट जैसे देश होते हैं वो बहुत बेहतरी के साथ में भारत के साथ में खड़े रहते नजर आते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि एक जो अभी जो सिंबॉलिक जेस्चर इजिप्ट द्वारा दिया गया कि भारत के झंडे को उन्होंने आगे रखा, अपने फ्लैग को पीछे रखते हुए, स्टेट विजिट के दौरान ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कि इजिप्ट में एक सिंबॉलिक मैसेज भारत को दिया है। तो ये एक तरह रेसिप्रोकल मैसेज होता है, और इस बात को भी हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात की भी वकालत की है कि जो इजिप्ट है G20 समिट जिसका भारत आयोजन कर रहा है वहां पर इसे गेस्ट कंट्री आए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का दायरा बढ़ा रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो वॉइसेस बहुत बेहतरी के साथ में मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर रख सके। अभी तक ये हो रहा था कि सीमित देशों तक, कुछ उनके डेवलप कंट्रीज के तौर पर ही मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म सीमित रह जाते थे और उन्हीं के मुद्दे वहां पर डिस्कस हुआ करते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस अपनी लीडरशिप स्टाइल से डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ की वॉइस को मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर रखा है, तो तमाम देश एक तरह से भारत में बहुत रिस्पेक्ट की नजरों से देख रहे हैं, और वही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत इस स्टेट विजिट के अंदर। और लेकिन अरुण, साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी आती है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों पर जब आपने मल्टीलेटरल ग्रुप्स की बात की है
विभिन्न मंचों पर अफ्रीकन यूनियन की बात भी उठाते रहे हैं कि इनका प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जब सुधार की बात होती है तो उसमें होना चाहिए। ऐसे में अफ्रीका तक भारत की पहुंच के लिहाज से भी इजिप्ट किन मायनों में भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो जो इजिप्शियन लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में कई सारे मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म के साइडलाइंस पर मिलते रहे। 2015 में आपको याद होगा यूएनसीए के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई, इंडिया अफ्रीका समिट के दौरान भी मुलाकात हुई, कई सारे मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म की साइडलाइंस पर मुलाकात हुई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को जानते हैं, भारत इस बात को जानते हैं कि अफ्रीका ये बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट है। आज जो बड़े बड़े देश हैं, आप चाइना फॉर दैट मैटर समझ लीजिए या फिर और जो अन्य बड़े देश है, वो फोकस कर रहे हैं कि कैसे अफ्रीका के अंदर अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सके। अफ्रीका भी बहुत लुक्रेटिव मार्केट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत जहां तक इस बात कीजिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल कनेक्ट रहता है अफ्रीका के साथ में। जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, उनकी वकालत करते हैं और उनको उनकी आवाज कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके, उस पर फोकस करते हैं। तो नंबर 1, एक तो जो अफ्रीकन यूनियन है वो उसका पार्टिसिपेशन G20 समिट के अंदर हो सके। इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पहले लीडर बने जिन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा और वो एक तरह से आगे होने अब जा रहा है। दूसरा, हम जानते हैं कि भारत के अंदर, गुजरात के अंदर अभी हमने देखा कि भारत में प्राइमरीली जब इंडिया अफ्रीका समिट हुए तो उसमें कैसे अफ्रीकन कंट्रीज का बहुत ही मैसिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला। भारत की कई बड़ी कंपनी, अब टेलीकॉम में देख लीजिए, भारतीय एयरटेल हो गया, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनी हो गई, ये अफ्रीका में मैसिवली इन्वेस्टेड है। तो अफ्रीका वो देश है जिसको भारत ने कोविड की वैक्सीन को मुहैया कराया। तो प्राइम मिनिस्टर तरजीह देते हैं इन डेवलप और अनडेवलप कंट्रीज को और इसीलिए उनकी वॉइस बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है अरुण, खास तौर पर अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच मौजूदा दौर में इस समय $7.26 बिलियन का कारोबार है और जिसमें कि हम जानते हैं कि मोटे तौर पर व्यापार संतुलन है दोनों देशों के बीच। लेकिन अब नए आयाम क्या हो सकते हैं आर्थिक समझौतों के और व्यापारिक समझौतों के, जिसमें कि दोनों देश एक दूसरे के लिए इस तरह से समझौता कर सकते हैं जिसमें कि आयात और निर्यात को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके? देखिए, भारत, हम जानते हैं कि इजिप्ट का फर्टिलाइजर के अंदर एक अच्छा डोमिनेंस रहता है। तो फर्टिलाइजर्स को लेकर के भारत को कोशिश करेगा कि कैसे लुक्रेटिव या कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ा जा सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इससे पहले की जो अमेरिका यात्रा रही उसमें भी क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी सेक्टर्स के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस को, ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर किया जाएगा, इस बात पर फोकस रहा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप यूं समझिए कि भारत कैसे पूरी तरह से नेगोशिएट कर रहा है कि भारत को कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज मिले। भारत अपनी शर्तों पर नेगोशिएट इस बात को कर रहा है क्योंकि ये जो नया दौर है, जो नया दशक आप जिसे कहेंगे, वो पूरी तरह से क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे डिफेंस के क्षेत्र को देख लीजिए, आप चाहे जो ग्रीन क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली क्षेत्र, उसको समझ लीजिए, उसमें भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनका काफी रुतबा रहता है। और इसी तरह से आप हर सेक्टर को देखेंगे तो उसमें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है। और इस बात को भी हम जानते हैं कि 1600 ऑफिशियल्स जो है इजिप्शियन साइड से, उन्होंने इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि ITEC के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं। तो भारत कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को भी शेयर करता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, जिनसे कि वो भी एक पार आ सके। तो ये जो भारत की जो यात्रा है इजिप्ट के अंदर, जो ऑफिशियल विजिट है, नो डाउट ये पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। टूरिज्म को दोनों देशों के बीच में बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जब तक क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर डिफेंस जैसे क्षेत्र की बात करें, या फिर जैसा कि आपने जिक्र किया कि अब जो एग्रीकल्चर या फर्टिलाइजर्स की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस दिशा के अंदर तो ये तरह से एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों देशों के लिए, जहां तक जो MOU साइन होते हैं या फिर समझौतों पर हस्ताक्षर होते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल अरुण, तो जब दोनों देशों के बीच में वार्ताएं होंगी तब निकलकर सामने आएगा कि किन किन मोर्चों पर दोनों देश सहयोग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले से ही सहयोग चल रहा है जिनके साथ जुड़ सकते हैं नए क्षेत्र। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ काहिरा से जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम काहिरा में जबरदस्त स्वागत किया गया और
जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल के साथ प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता भी की है और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद काहिरा पहुंचे। और जिस तरह से देखिए मिस्र के प्रधानमंत्री ने जिस तरह उनकी अगवानी की, वही बात मैं कह रहा था कि जो जेस्चर होता है वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, और ये हमने देखा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे पर ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बेहद गर्मजोशी के साथ पहले प्रधानमंत्री मिस्र के प्रधानमंत्री उनके गले मिले, उनका स्वागत किया और उसके बाद प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 26 साल बाद ये यात्रा भारत की तरफ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा पहुंच चुके हैं और काहिरा में प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम भी रहेगा, जहां हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष के साथ बैठक की है। दोनों देशों के बीच कहें तो कुछ दशकों नहीं बल्कि सदियों पुराने संबंध हैं और इन सदियों पुराने संबंधों को ही आगे बढ़ा रहे हैं दोनों देश, जिनके बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और नए दौर में नए स्वरूप में ये रिश्ते अब आगे बढ़ते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिस्र हम जानते हैं कि उत्तरी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, इस्लामिक देश है मिस्र, लेकिन भारत के साथ इस देश के रिश्ते पिछले कुछ दशकों में भी बेहतर हुए हैं और अभी भी हम लगभग $7.25 बिलियन का कारोबार उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन विभिन्न मंचों पर भी मिस्र भारत के साथ खड़ा नजर आता है और दोनों देशों के बीच में विशेषकर इस साल की बात करें तो गणतंत्र दिवस की परेड में भी भारत ने विशेष तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति को विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था और मिस्र की ही सेना की टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग भी लिया था। तो एक बेहतरीन जेस्चर, एक संकेत भारत की ओर से भी, जब G20 की अध्यक्षता भारत इस वक्त कर रहा है तो G20 के मंच पर भी मिस्र को मेहमान देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो मिस्र एक सहयोगी, एक परस्पर मित्रता जिसके साथ भारत निभा रहा है और इस सहयोगी देश ने वक्त वक्त पर भारत के साथ भी ये देश खड़ा रहा है, तो भारत भी इस मित्रता को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहा है। एक बात और जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा ममता, कि जो दुनिया की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताएं जानी जाती हैं उनमें से नील नदी घाटी सभ्यता के लिए मिस्र और जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति सभ्यता है उसके लिए भारत, यानी कि ये 2 पुरानी सभ्यताओं का भी मिलन है, प्राचीन सभ्यताएं कह सकते हैं। बिल्कुल प्राचीन सभ्यताएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काहिरा में उनके होटल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इन सभी ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने इनसे मुलाकात करके इस प्रेम के लिए आभार जताया। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे लोगों में बड़ी संख्या में मिस्र के लोग भी शामिल थे। पीएम मोदी को मिस्र की एक युवती ने एक हिंदी गीत गाकर भी सुनाया। थोड़ा बहुत इंडिया में कभी आई कभी नहीं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वाह,
तो जाहिर है कि बहुत गर्मजोशी से अपनी भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की संगीत लोगों के ने, साथ और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मिस्र के लोगों की खुशी भी देखते ही बन रही थी। लोगों ने पीएम मोदी से मिलने को अपने लिए सम्मान की बात तो बताया ही, साथ ही भारत के साथ अपने दिल के रिश्ते का इजहार भी किया। You like India? बहुत, सबसे ज्यादा ऑल इंडिया, ऑल कल्चर अबाउट इंडिया। कभी कभी मैं बोलती हूँ कि मेरे दिल भी हिंदुस्तानी है। It's just a great honor. I'm very happy. I was very excited about meeting him. It's honor to Egypt. We as Egyptian, we cherish and love the Indian culture, and and the Indian people, we, like the Prime Minister said, we feel no difference between each other. We love everything about India, their traditions, everything, and the people are so humble, and we feel like there's no difference. I was very happy to meet a great person like him. So it was an honor to meeting him, actually. That's a privilege. That's a big honor for us. We had at this level welcome someone at the level of Mr. Modi. So it was really a true honor to have them with us. तो ये प्रतिक्रिया थी वहाँ के लोगों की, जो कि मिस्र के लोगों ने मुलाकात की, संगीत सुनाए और अपनी ये भावना व्यक्त की। और पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे मिस्र के लोगों में एक लड़की शामिल रही जिन्होंने प्रधानमंत्री को वो हिंदी गीत सुनाई। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने उसी लड़की से बात की है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उनके स्वागत में हिंदुस्तानी हिंदी गीत गाए और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप तो भारत की बेटी लगती हैं। हाँ हाँ, I was so honored to hear these words coming from the Prime Minister. कौन सा गाना गाया आपने? I sang ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये दोस्ती शोले फिल्म का गाना आप गाकर बताइए। हाँ, shall I sing it now? Yes. Okay. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और जान पे भी खेलेंगे, लेकिन ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। हिंदुस्तान और मिस्र, भारत और मिस्र की दोस्ती और भी मजबूत हो गई है। लेकिन इस बच्ची ने और भी गाना गाया है, इनको आता है हिंदी गाना। कौन सा और गाना गाया? लग जा गले बाय लता जी। ओके, सो लग जा गले ये फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख ले जी हमको करीब से। आपने प्रधानमंत्री करीब से देखा, कैसा लगा? I was so honored. I felt appreciated, and I really appreciate him. I'm so honored I met him. Like it would be something that I remember for many years from now. many years इनको याद रहेगा। और ये कहना है इस छोटी बच्ची का। अब मेरे सहयोगी अरुण और विकास के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ काहिरा। तो वाकई लोगों के मन में, हृदय में जबरदस्त उत्साह, प्रधानमंत्री से मिलकर जो खुशी है वो उनके शब्दों, उनके चेहरों पर भी स्पष्ट दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बात और ममता, देखिए कि वो और भी गाने जानती हैं लड़की, लेकिन इस मौके पर खास तौर पर गाया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काहिरा में जो उनका शानदार स्वागत किया गया उसे लेकर ट्वीट किया। और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मिस्र में भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत दिल को छू गया। उनका सहयोग और प्यार दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का प्रतीक है। मिस्र के लोगों का भारतीय परिधान में नजर आना भी हमारे साझे सांस्कृतिक सूत्रों के उत्सव जैसा है। तो यानी जब ये लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उपस्थित हुए तब प्रधानमंत्री ने भी हर एक बात पर ध्यान दिया। उनके परिधान, उनका गीत
हर कुछ प्रधानमंत्री का दिल छू गया। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था जैसे हम भारत में ही कहीं पर हैं। बिल्कुल। तो आइए इस अवसर पर हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं VIF से। आपका स्वागत है दिनकर जी। और हमारे साथ आलोक बंसल जी भी जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, आपका भी स्वागत है। और दिनकर प्रकाश जी के लिए बता दूं दर्शकों को कि दिनकर प्रकाश जी इजिप्ट में, मिस्र में ही एम्बेसडर रह चुके हैं। पहली पोस्टिंग, इनफैक्ट पहली बार जब उनको पोस्टिंग दी गई तो वो इजिप्ट में ही थी, मिस्र में ही थी। तो दिनकर जी, शुरुआत भी आप ही से करते हैं कि अब तो देखते हैं हम तो कूटनीति बदल गई है। अब हम देखें तो वो दौर और था, आज का दौर और है। मिस्र की बात करें तो जाहिर है वक्त तो दोनों देशों के बीच के रिश्तों का तब और था, अब आज और है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर भी एक पूर्व राजनयिक के तौर पर आपकी क्या अपेक्षाएं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं? देखिए, जैसा कि कहा गया, इजिप्ट और हिंदुस्तान दुनिया की 3 प्राचीनतम सभ्यताओं में से हैं। इजिप्ट की सभ्यता करीब 5000 साल पुरानी है और इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिंदुस्तान की सभ्यता भी करीब उतनी ही पुरानी या शायद और थोड़ा ज़्यादा होगी। पीपल्स टू पीपल लेवल पे बड़े इंटरेक्शन रहे हैं। इजिप्ट में जब मैं था, मुझे भेजा गया था अरबिक सीखने के लिए। वहाँ पे अरबिक में मैथ्स को हंदसा कहते हैं। हंदसा हिंद वर्ड से आया है। हिंदुस्तान से अलजेब्रा इजिप्ट गया और वहाँ से इसका प्रचार यूरोप में हुआ जी। वहाँ पे लोगों के स्तर पे अभी भी बड़ी पुरानी यादगारें मौजूद हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी सिपाही दोनों विश्व युद्ध में इजिप्ट में लड़े हैं। उस समय वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तहत थे और इजिप्ट में सब जगह इस तरह के स्मृति स्थल बने हुए हैं। उनमें से एक हेलियोपोलिस में प्रधानमंत्री जाएंगे। इजिप्ट की हमेशा इम्पोर्टेंस रहेगी, क्योंकि इजिप्ट अफ्रीका का भी हिस्सा है और मिडल ईस्ट का भी हिस्सा है। इसकी जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वेज कैनाल जाता है। ये सामरिक महत्व से मध्य पूर्व की सबसे बड़ी शक्ति है, जनसंख्या के आधार पे और सेना के आधार पे। अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य पूर्व में कोई भी पॉलिटिकल बैलेंस बिना इजिप्ट के नहीं हो सकता जी। इजिप्ट को भी हिंदुस्तान की ज़रूरत है। इजिप्ट में जो कंटेम्प्रेरी इजिप्ट है, आज का मिस्र, उसमें साहब इन्होंने, इनके पास काफ़ी गैस है। मेडिटेरेनियन में बेसिन में इनकी नई गैस डिस्कवरीज हुई हैं। गैस को यहाँ से लाना तो, इजिप्ट से इंडिया लाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र आ सकता है और उसकी हिंदुस्तान में बड़ी खपत है। और इसी वजह से इनका निर्यात हिंदुस्तान को इनके आयात से ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की मार्केट इनके लिए इम्पोर्टेंट है जी। तो यानी कि हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आर्थिक समझौते में इन सब चीज़ों पर ज़रूर चर्चा होगी। लौटते हैं आपके पास, आलोक बंसल जी का रुख करते हैं। आलोक बंसल जी, हम लोग जो जितनी भी गंभीर चीज़ें हैं, समझौते की बातें हैं, उसको तो करेंगे ही, लेकिन शुरुआत हमने क्योंकि सॉफ्ट पावर से की है तो थोड़ा आपसे सॉफ्ट पावर पर ही चर्चा कर लेते हैं कि सॉफ्ट पावर के मामले में क्या अरब क्रांति के बाद जो हाल में वहां पर परिवर्तन आए, उसके बाद क्या सॉफ्ट कल्चर में और इस मामले में क्या मिस्र में कोई परिवर्तन आया है या मिस्र वही है पहले वाला? देखिए, जिस वक्त अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं काहिरा में बैठा हूं। तो मिस्र के अंदर इस वक्त भारत की सॉफ्ट पावर आपको हर जगह दिखती है। अगर आप कहीं पे भी जाएं तो लोगों के दिल में जो भारतीयों के प्रति जो प्रेम है वो उलड़ता है। आप जहां पे भी जाएं लोग आपको नमस्ते करेंगे। आपको बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनके नाम सुनाएंगे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सलमान खान, ये नाम वहां कॉमन है। और जो भारत की जो सॉफ्ट पावर है, बॉलीवुड उसका एक बहुत बड़ा अंग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मिस्र एक ऐसा राष्ट्र है जहां भारत के प्रति एक आम आदमी के अंदर एक बहुत अधिक प्रेम है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों से हमने मिस्र की उपेक्षा की। जैसे 26 साल बाद कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिस्र
सबसे बड़ा अरब राष्ट्र, ये समझ लें, क्योंकि भारत में आज जब हम अरब राष्ट्रों की बात करते हैं तो हम खाड़ी के देशों के बारे में सोचते हैं, अमीरात के बारे में सोचते हैं, सऊदी अरब के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं जानते कि मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा अरब राष्ट्र है। अरब राष्ट्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिस्र की है। मिस्र अफ्रीका का भी छोटा राष्ट्र नहीं है, जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है अफ्रीका का। और मिस्र जो है हमेशा से अरब देशों का नेतृत्व किया है उसने। कैंप डेविड के बाद कुछ समय तक वो जरूर पीछे चला गया, लेकिन मिस्र एक बहुत महत्वपूर्ण। और पिछले मैं करीब एक हफ्ते से यहां हूं और मैं ये देख रहा हूं कि मिस्र के अंदर इस वक्त जो भारत के निवेश की संभावनाएं वो अपार है। भारत इस वक्त मिस्र की जो अर्थव्यवस्था है थोड़ी चरमराई हुई है। मिस्र में गैस है, लेकिन उसके बावजूद आज स्थिति ऐसी है कि वो गैस और तेल दोनों का आयात कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी गैस फील्ड ढूंढी है। अफ्रीका में सबसे बड़े गैस भंडार आज की तारीख में मिस्र के कहे जाते हैं। लेकिन हमारे पास कोलैबोरेशन के लिए बहुत संभावना है। सबसे बड़ी संभावना है कि मिस्र जो है गेहूं का आयात करने वाले राष्ट्रों में सबसे अग्रणी है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये गेहूं की जो समस्या है, जो खाद्यान्नों की समस्या है, बहुत बड़ी हो गई है। तो मिस्र के साथ भारत इस मामले में समझौता कर सकता है। मिस्र में आज बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उसमें काफी बड़ी संख्या भारतीयों की भी है। तो मिस्र अपेक्षा कर रहा है कि भारतीय जो जनसंख्या यहाँ आती है वो बढ़ती चली जाए। और उससे भी ज्यादा जरूरी आवश्यक है कि इस वक्त मिस्र जो है भारतीय निवेश की अपेक्षा कर रहा है। और मुझे लगता है कि मैं पिछले कई दिनों में देख रहा हूं कि भारत से कई व्यापारिक संगठन यहाँ आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं कायरा में अलग अलग चीजों के लिए। तो काफी जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं। एक और चीज हमें समझनी चाहिए कि एक ओआईसी का राष्ट्र के रूप में होने के बावजूद मिस्र का जो शासन तंत्र है वो धर्मनिरपेक्ष है, एक बहुलता प्रधान राष्ट्र है। क्योंकि आपने शुरू में कहा यहाँ पे करीब 15% जो आबादी है वो कॉप्टिक क्रिश्चियंस की है। तो एक बहुलता वाला राष्ट्र है। यहाँ पे धर्मान आपको जो कट्टरपंथता जो कई हिस्सों में दुनिया के दिखती है वो यहाँ पे नहीं दिखती जी। यानी तो बहुत संभावनाएं कह सकते हैं आलोक जी, बहुत संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच अपने संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाने की। लेकिन इससे पहले कि एम्बेसडर दिनकर के पास आऊं, आलोक जी एक और बात समझना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जनवरी में राष्ट्रपति एल-सीसी आए थे भारत, तो उस वक्त पर जो रिश्ते हैं, आपसी रिश्ते हैं, उन्हें स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के स्तर तक ले जाने की बात हुई। तो यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि अलग अलग स्तर के रिश्ते कहे जाते हैं, उसमें स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी है, तो फिर स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप का भी नाम आ जाता है इत्यादि। तो जो सामान्य राजनयिक संबंध होते हैं उनको स्ट्रैटेजिक संबंध तक, स्तर तक ले जाना, इसके क्या मायने होते हैं? क्योंकि ये भी दिखाता है कि हम मिस्र को अहमियत दे रहे हैं। बिल्कुल, हम मिस्र को अहमियत दे रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रपति एल-सीसी को हमने जनवरी में भारत के दौरे पर बुलाया, क्योंकि मिस्र और भारत जो है एक नेचुरल एलाइज हैं। अगर आप देखें 50 और 60 के दशक में भारत और मिस्र के संबंध बहुत अच्छे थे। उसके बाद एक दौर आया जिसमें ये खराब हो गए। लेकिन आज भी अगर इस पूरे क्षेत्र में, चाहे पश्चिम एशिया का क्षेत्र हो या उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र हो, यहाँ पे अगर भारत को अपना प्रभुत्व बढ़ाना है तो मिस्र से हमारे संबंध सुधारने पड़ेंगे। आप काहिरा में जाएं तो आपको लगेगा कि इस पूरे क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ आते हैं। यहाँ जो अल अजहर विश्वविद्यालय है वो पूरे इस्लामिक जगत पर अपना प्रभुत्व छोड़ता है। और राष्ट्रपति एल-सीसी ने जो कट्टरपंथ है, जो जिहादी कट्टरपंथ है, जिहादी आतंकवाद है, उसके ऊपर एक बहुत ही सफल लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए भारत का मिस्र के साथ जो है सामरिक संबंध सुधरने और ज्यादा जरूरी है। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, 2 दिन पहले ही भारत के युद्धपोत जो है दक्षिणी मिस्र में सफाया बंदरगाह में गए थे, जब विश्व योग दिवस था उसके दौरान। और मिस्र के चारों तरफ इस वक्त अशांति फैली हुई है। लीबिया जो कि तेल का एक बहुत बड़ा, जिसमें प्राकृतिक तेल का बहुत बड़ा भंडार है अफ्रीका के अंदर, वहां पे इस वक्त लड़ाई चल रही है, एक गृह युद्ध चल रहा है जिसमें मिस्र की बहुत बड़ी भूमिका है। दक्षिण में आप देखिए सूडान में व्यवस्था फैली हुई है, कुछ समय पहले इथियोपिया, सोमालिया। तो मिस्र के चारों तरफ अशांति फैली हुई है। इसलिए मिस्र एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। और तो पश्चिम एशिया में जो चीजें हो रही हैं उसमें भी मिस्र का बड़ा ठीक। लौटता हूं आपके पास। हमारा जो समझौता है वो इस पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे भारतीय प्रभाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण जी। लेकिन यहाँ पर वो सवाल मैं एम्बेसडर दिनकर जी आपके पास लेकर आना चाहूंगी, जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं मिस्र के साथ, इसके क्या मायने हैं? क्या नए आयाम जुड़ते हैं जब हम किसी देश के साथ अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की हमेशा भूमिका रही है यूएन पीस कीपिंग में, और यूएन पीस कीपिंग का सबसे बड़ा
एरिया रहा है अफ्रीका में, वहाँ पे हम इजिप्ट के साथ हमने काम किया है। और इजिप्ट में भी हिंदुस्तानी सेनाएं यूनेफ में साइनाई में गईं 50s में, जो वहाँ के लिए के लोगों को अभी तक याद है। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो हम इजिप्ट और अफ्रीका की कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग कर सकते हैं। और इजिप्ट में चूँकि अरब लीग का फाउंडर चेयरमैन रहा है, तो उसकी मिडल ईस्ट में भी अच्छी पहुंच रही है। और इजिप्शियन भाषा जिसको अमिया कहते हैं, उसके गीत, उसके नॉवेल सब जगह पढ़े जाते हैं। तो इनके साथ हमारे सहयोग से उनका भी हित है और हम हिंदुस्तान का भी की पहुंच भी मध्य पूर्व और अफ्रीका दोनों में बढ़ सकती है। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था। आपकी पहली पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत पहले की बात होगी है। उसके बाद से लेकर अभी तक, जैसे कि ये तमाम चीज़ें हमने देखी कि इस बीच में काफ़ी संक्रमण काल से गुजरा मिस्र, काफ़ी ट्रांजिशन हुए वहाँ पर, तो क्या आप आज के मिस्र में और अभी से करीब 3 दशक पहले के मिस्र में कुछ बदलाव महसूस करते हैं? साहब, बदलाव तो बहुत हुआ है, लेकिन उस बदलाव के साथ उनकी मध्य पूर्व में जो भूमिका रही है उसमें कोई कमी नहीं आई है। ठीक है। जहाँ तक आर्थिक कारणों की बात है, 80s के दशक में जब मैं वहाँ था तो हिंदुस्तान पूंजी निवेशक नहीं था। हमारे वहाँ पे एक्सपोर्ट्स होते थे और मुझे याद है किर्लोस्कर पंप बड़े पॉपुलर थे। वो इनफैक्ट वहाँ पंप्स को, एग्रीकल्चरल पंप्स को किर्लोस्कर कहते थे। अच्छा। हिंदुस्तानी चाय बहुत मशहूर थी। इंडिया टी हाउस का एक रेस्टोरेंट था, चाय खाना था, शारा तलात हर्ब, जो इजिप्शियन लिटरेचर में उसका जिक्र है। नगीब महफूज, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने इंडिया टी हाउस का जिक्र किया है। अगर हम वर्तमान में वापस लौटते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं, तो चूँकि अफ्रीका में हमारे बड़े रिश्ते रहे हैं और वो रिश्ते बढ़ेंगे, एक कॉमन फ्री ट्रेड एरिया अफ्रीका बन गया है, इजिप्ट उसका हिस्सा है। तो अगर इजिप्ट में हिंदुस्तान की कंपनीज पूंजी निवेश करती हैं तो उनको पूरे अफ्रीका की मार्केट में पहुंच हो सकती है। और जहां तक रक्षा संबंधों की बात है, इजिप्ट हम अरसे से हमारे जो ओवरफ्लाइट्स क्लियरेंसेस वगैरह, हमारी जो एयरक्राफ्ट जाते थे वेस्ट को रिपेयर के लिए या ख़रीदने के लिए, वो सारी ओवरफ्लाइट्स वहाँ से होती थी। तो उस सब में वो उनका बड़ा सहयोग रहा है। और हमारी जल सेना भी वहाँ पे जाती रहती है। तो सामरिक और आर्थिक दोनों रिश्तों से काफ़ी स्कोप है। और न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए इजिप्ट इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इजिप्ट के लिए हिंदुस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इजिप्शियन फर्टिलाइज़र या पेट्रोकेमिकल्स के लिए एक बड़ा मार्केट होगी। और मुझे लगता है कि आपसे बात करते हुए दिनकर जी, आपके में यादें ताज़ा हो रही हैं कि जो दौर था आपने जब वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई थी। फिलहाल अपने मेहमानों से हम अनुरोध करते हैं आप बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। बहुल और समथिंग आप कोई शब्द यूज करते हैं। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से
पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के मिस्र दौरे की, और प्रधानमंत्री का वहां पे गर्मजोशी से स्वागत तो हुआ ही, साथ ही अपने समकक्ष के साथ प्रधानमंत्री ने वार्ता भी की है। और हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एम्बेसडर दिनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आलोक बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। और आलोक जी, ये अगला सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आतंकवाद एक ऐसा मसला है जिसको भारत हर मंच पर उठाता रहा है। हर देश में जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वहां आतंकवाद की बात जरूर की जाती है। ऐसे में जब मिस्र जैसा देश जो OIC का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और जिसका हमने देखा है पहले भी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जब जब भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव OIC में लेकर आया है तो मिस्र ने वहां पर अपना सही रुख दिखाया है, संवेदनशीलता दिखाई है भारत के प्रति। आपने खुद कहा कि ये कट्टरवाद वगैरह वहां नहीं दिखता है। ऐसे में जबकि जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी दोनों देशों के बीच में आतंकवाद को लेकर काम कर रहा है, क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको इस मोर्चे पर? रक्षा सुरक्षा की बात करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर क्या आपको आगे बढ़ते हुए दोनों देश सहयोग के मामले में नजर आते हैं? देखिए, जहां तक सवाल आतंकवाद का है, मेरा हमेशा से यह मानना है कि आतंकवाद को हराने के लिए आपको एक डी रेडिकलाइजेशन का नैरेटिव तैयार करना पड़ेगा, और ये जो आपका वृतांत तैयार होगा इसके लिए आपको थियोलॉजिकल बैकिंग चाहिए। आज इस्लामिक विश्व में जिस तरीके की जो मान्यता अल अजहर विश्वविद्यालय की है वो और जगह की नहीं है। तो इसलिए मिस्र, जिसने काफी हद तक आतंकवाद और कट्टरपंथ के मुद्दे को काफी कंट्रोल किया है, ऐसा नहीं है कि मिस्र में आतंकवादियों के हमले नहीं हुए, पर्यटकों पर हमले हुए, क्योंकि पर्यटन मिस्र की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा अंग है। लेकिन उसके बावजूद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यहाँ पर्यटकों पे हमले किए, ऐसी जगहों पे किए जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वहां पे हमले किए। लेकिन उसके बाद आज जो स्थिति आप देखते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, और किसी भी जिहादी आतंकवाद से निपटने के लिए एक काउंटर नैरेटिव जो तैयार होना चाहिए वो बहुत आवश्यक है, और उस नैरेटिव को तैयार करने में भारत और मिस्र जो है सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि मिस्र में अल अजहर जैसा विश्वविद्यालय है, तो वहां से जो वृतांत निकलेगा उसकी मान्यता ज्यादा होगी जनमानस में। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें एक दूसरे से सहयोग करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि एम्बेसडर दिनकर श्रीवास्तव साहब ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हमारे जो सहयोग हैं वो हमेशा से होते रहे हैं, और उसके कई बार पहले जब हमारे वायुयान आते थे रूस से या पश्चिमी देशों से, तो वो उनकी जो रूटिंग होती थी वो इजिप्ट मिस्र के माध्यम से होती थी। हमारे जो जहाज, क्योंकि एक ग्रो में नहीं जा पाते थे, तो वो पहले मिस्र में लैंड करते थे, यहाँ रिफ्यूल करते थे, मेंटेनेंस वगैरह भी अगर जरूरत पड़ती थी, और फिर वहां से जाते थे। और रक्षा क्षेत्र में मिस्र के लोग हमारी एकेडमीज में आते रहे हैं, ट्रेनिंग करते रहे हैं। तो हमारा जो सहयोग है रक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा है। हमारी जो रक्षा सेवाएं हैं उनका जो तरीका है ऑपरेट करने का वो भी काफी सिमिलर है, और इसलिए इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अब पिछले कई समय से भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं वो मिस्र काफी जा रहे हैं, और इस क्षेत्र में जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वेज कैनाल निकलती है यहाँ से जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और साथ ही साथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये जो इलाके हैं जो विश्व में सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं, इस क्षेत्र में हमारा जो सहयोग है वो बढ़ता जा रहा है। और मिस्र के अंदर कट्टरपंथ और आतंकवाद रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि सैयद कुतुब और ये हसन अल बन्ना वगैरह, इन सब की जो विचारधारा है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो मिस्र के अंदर जमाने में काफी प्रेवलेंट थी। उसको काउंटर करने में जो इन्होंने काम किया है उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं, और हमारा और मिस्र का काफी अच्छा सहयोग हो सकता है। आलोक जी, आप काहिरा में मौजूद हैं, तो क्या वहां पर यह खबर लग पा रही है कि आतंकवाद को लेकर के दोनों देशों के बीच कुछ समझौता हो सकता है, कुछ प्रमुख रूप से चर्चा हो सकती है? साथ में ये भी बात कि क्योंकि मिस्र जो है, स्वेज नहर उसका मिस्र का ही है, और वहां से व्यापार होता है, तो ऐसे में समुद्री डकैती
ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है व्यापार के मामले में। क्या इस पर भी कोई चर्चा हो सकती है? दोनों देश मिलकर इस पर भी कुछ बना सकते हैं, कुछ सहमति बना सकते हैं, कुछ समझौता हो सकता है? देखिए, जहां तक सवाल हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो पायरेसी होती है या समुद्री दस्यु होते थे, उसमें अब काफी हद तक लगाम लगा ली गई है। और इस क्षेत्र में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो सोमालिया का जो क्षेत्र है, वहां पे मिस्र का काफी प्रभाव है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिस्र के अड़ोस पड़ोस में इस वक्त काफी उथल पुथल फैली हुई है। चाहे आप सोमालिया को देखें, इथियोपिया को देखें, सूडान को देखें, लीबिया को देखें, चारों तरफ उथल पुथल है। तो वहां पे मिस्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। सूडान में वो बहुत बड़ा का योगदान कर रहे हैं, लीबिया में कर रहे हैं। और जहां तक सवाल मैरीटाइम पायरेसी का है, वो काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। रेड सी के अंदर अब पिछले काफी समय से उस तरीके की घटनाएं नहीं देखी जा रही। हालांकि यमन के तट के पास कई बार ऐसा हुआ है कि जहाजों पर फायरिंग हुई है, और इन सब चीजों पर भारत और मिस्र जो है सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना अब जो है इन क्षेत्रों पर काफी ऑपरेट कर रही है। और अगर मिस्र से और समझौते हो जाते हैं तो हम इनके पोर्ट्स में निर्बाध रूप से जा सकेंगे, क्योंकि आज की तारीख में मिस्र की नौसेना उतनी सशक्त नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। तो हम इनके साथ सहयोग करके इस क्षेत्र में एक जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो नौ संचालन की स्वतंत्रता है, उसको स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि ना कोई समुद्री दस्यु या कोई अन्य ऐसा संगठन जो निर्बाध रूप से लोगों को नौ संचालन करने में कोई बाधाएं पहुंचाता हो, वो कुछ कर सके। तो इसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। जी, एम्बेसडर दिनकर, जब हम बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच में बैठक हो रही है, अब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, उसके बाद समझौते होंगे, लेकिन जाहिर है कि आपने भी अपने अनुभव से देखा होगा कि वो दौर भी था जब समझौते होते थे लेकिन उनको जमीन पे उतरने में बहुत वक्त लगता था। लेकिन एक आज का भी दौर है जब हम ये देखते हैं कि जब समझौते हो रहे हैं तो उनमें से कई सारे जमीन पर उतर आते हैं और उसमें भी एक समय सीमा के तहत काम किया जाता है। अब जबकि मिस्र के दौरे पर है प्रधानमंत्री और कई समझौतों की संभावना नजर आ रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब ये समझौते होंगे तब जिस तरीके से व्यवस्था काम कर रही है दोनों देशों के बीच में, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी कंपनीज के लोग भी तैयार हैं निवेश करने के लिए और इस वक्त मिस्र को भी जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री के इस दौरे से एक नई दिशा या निर्देश प्राइवेट सेक्टर को मिला है और मेरे ख्याल से इस वजह से जो भी समझौता होगा उस पर बड़ी तेज़ी से कार्यवाही होगी, क्योंकि पॉलिटिकल विल है जो पहले नहीं थी। जहाँ तक इजिप्ट की बात है, वहाँ भी अब चूँकि एक स्थायी या स्टेबल गवर्नमेंट है, इस वजह से हम यही उम्मीद रखते हैं कि उधर से भी जो भी समझौता होगा उस पर तेज़ी से बातें होंगी। अभी आलोक बंसल जी बात कर रहे थे टेररिज्म की, मैं उसमें इतना कहना चाहूँगा कि इजिप्ट और हिंदुस्तान दोनों ही आतंकवाद का शिकार रहे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट सादात साहब का असैसिनेशन हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, हुस्नी मुबारक पे अटैक हुआ था। इसलिए हमारी जो धारणाएं हैं उसमें काफ़ी समानता है और हमारी जो सोसाइटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी मेल है, क्योंकि वहाँ भी बड़े मॉडरेट लोग हैं जी। अल अज़हर की तो हमेशा भूमिका रही है, लेकिन इसके अलावा कैरो यूनिवर्सिटी की बड़ी भूमिका है और अल अहराम करीब आज से 15 साल पहले एक बड़ी फेमस स्टडी हुई थी टेररिज्म पे जो यूएनडीपी ने कमीशन की थी, वो अल अहराम ने की थी और जिसमें बड़ा उन्होंने स्पष्ट उसमें बताया था कि मुसलमान देशों को इस दिशा में क्या करना चाहिए टेररिज्म के ख़िलाफ़। तो हमारे लिए दोनों तरफ से अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए काफ़ी बातें हैं। एक प्रमुख बात जो मीडिया रिपोर्ट में भी या ऐसे भी चर्चा है वो ये कि जो स्वेज नहर है उसके इकोनॉमिक जोन में भारत को ख़ास जगह मिस्र दे सकता है। तो ये जो है स्वेज नहर में इकोनॉमिक जोन में ख़ास जगह अगर भारत को मिलता है तो इसका भारत के लिए महत्व और फिर मिस्र का इसमें जो इंटरेस्ट है इसको अगर समझने की कोशिश करें तो किस तरह समझ सकते हैं? मैं आपसे ही जानना चाह रहा था। साहब,
स्वेज कैनाल हिंदुस्तान के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी, वो उसकी जो भी जोग्राफिक लोकेशन है, और अगर उसके आसपास हमें कोई फ्री ट्रेड जोन में एक अलग सी व्यवस्था हिंदुस्तान के लिए की जाएगी तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा था, इजिप्ट के पास गैस है, उनकी अभी आर्थिक स्थिति में थोड़ी ढील है, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल तो है। और जैसा मैंने पहले कहा, अफ्रीका में कॉमन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, एरिया बन गया है। तो अगर जो भी हमारी वहाँ पे फ्री ट्रेड जोन में अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो उनका एक्सेस न सिर्फ इजिप्शियन मार्केट में होगा बल्कि इजिप्ट के थ्रू अफ्रीकन मार्केट में भी हो सकता है। और इजिप्ट के मैन्युफैक्चरर्स और इजिप्ट का बड़ा नेटवर्क है मध्यपूर्व में, तो हमारे लिए अगर इस तरह का कोई समझौता होगा वो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और वैसे भी ये खबरें भी आ रही हैं कि इस इकोनॉमिक जोन में भारत की कंपनियां लगभग $8 बिलियन तक इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो रुचि बहुत है हमारी कंपनियों की, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन आलोक जी, ये भी बात स्पष्ट है कि मिस्र ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है, और ब्रिक्स एक ऐसा बहुपक्षीय मंच है जिसमें मिस्र के आने से इसका एक विस्तार होगा। तो जाहिर है कि अब जब प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है तो इसमें इस मुद्दे के ऊपर भी बातचीत की संभावना दिख रही है। लेकिन मिस्र का इस तरीके से बहुपक्षीय मंचों पर भारत के साथ खड़े होने के भी क्या मायने देखते हैं आप, खासकर ब्रिक्स जैसे मंच के लिए? आलोक जी, आपका म्यूट है, शायद अनम्यूट कर लें। हाँ सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले 7 दिनों में मैंने जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों के अंदर इंटरेस्ट देखा वो ये 2 मुद्दे थे। एक ये कि सुएज कैनाल के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पे भारतीय निवेश हो, और दूसरा ये कि ब्रिक्स के अंदर मिस्र की सदस्यता हो। ये दोनों ही मुद्दे यहाँ के जो लोग हैं कई बार उन्होंने चर्चाओं में उठाए, और इन दोनों का बहुत महत्व है। पहली चीज तो यह है कि जो सुएज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इस वक्त मिस्र जो है भारतीय निवेश की आकांक्षा कर रहा है, अपेक्षा है, और इस क्षेत्र में निवेश करना भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने कहा कि अफ्रीका के अंदर तो इसका जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे वो अफ्रीका में जा सकते हैं, पर साथ ही साथ इसकी जो लोकेशन है वो इतनी बढ़िया है कि भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोप के अंदर, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया के अंदर एक बहुत बड़े भूभाग में यहाँ पे जो चीजें जिनका उत्पादन होगा उनको भेजा जा सकता है। तो किसी भी व्यापारिक कंपनी के लिए ये बहुत बढ़िया जगह होगी निवेश करने के लिए। मिस्र को इससे फायदा ये होगा कि भारतीय निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस वक्त मिस्र की अर्थव्यवस्था काफी गंभीर स्थिति में है। पिछले महीने उनका जो इन्फ्लेशन रेट था वो 37% से ज्यादा है। उनकी करेंसी जो है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में काफी डिवैल्यू हुई है। तो एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है मिस्र, और इस वक्त भारतीय निवेश उसके लिए एक बहुत बड़े सहारा होगा उनके लिए, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक सवाल दूसरी चीज का है, वो ये चाह रहे हैं कि जो ब्रिक्स और उसके माध्यम से जो नई करेंसी आएगी, उनको ये लगता है ये करेंसी जो है विश्व उनके लिए भी बहुत फायदा होगा और पूरे विश्व के लिए। क्योंकि ये लोग जो चर्चाओं में आया कि ये लोग इसके लिए बहुत उत्साहित हैं कि आगे चलकर एक ऐसी नई करेंसी आए जो सिर्फ डॉलर के ऊपर जो विश्व व्यापार चलता है वो ना हो, ये काफी उत्साहित है। ब्रिक्स में मिस्र का आ जाना इसको और ज्यादा वाइडन कर देगा इसको, क्योंकि अभी जो राष्ट्र हैं उसमें कोई एक प्रमुख इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तो एक बार मिस्र आ जाएगा जो ओआईसी का मेंबर है, सबसे बड़ा अरब राष्ट्र है, तो इसका जो विस्तार है ब्रिक्स का ये और भी हो जाएगा। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि ब्रिक्स का विस्तार करने की चर्चाएं हो रही हैं। तो मिस्र उसमें एक बहुत प्रमुख कैंडिडेट होना चाहता है, और इससे जो ब्रिक्स की सामरिक महत्व है वो और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, ये सामरिक महत्व उसका बढ़ेगा। और साथ में बात जहां तक ब्रिक्स की सदस्यता की मिस्र की बनती है, आलोक जी, निश्चित रूप से हमने देखा है कि भारत जो है, चाहे ये G20 की अध्यक्षता के दौरान भी, उसके पहले भी, जो तीसरी दुनिया के देश हैं
जो विकासशील देश हैं, उनकी मजबूत आवाज के रूप में भारत सामने आ रहा है। तो ब्रिक्स में सदस्यता के मामले में भी भारत मिस्र के लिए एक बहुत बड़ा बैकिंग कर सकता है। हालांकि उसमें सभी देशों का सहमत होना जरूरी है, लेकिन इस पर जो है खास चर्चा हो सकती है जिसमें कि भारत मिस्र की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन दे। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आपको इतिहास पता हो तो ये तो पता ही है कि भारत और मिस्र जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी प्रमुख जनक थे। तो आज भी भारत और मिस्र जो है ब्रिक्स के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और ब्रिक्स को ज्यादा वाइब्रेंट कर सकते हैं। ब्रिक्स एक वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसमें उस तरीके की प्रगति नहीं हुई जैसा कि होनी चाहिए थी, क्योंकि इतने बड़े संस्थान के बावजूद। तो अब उसको जो वाइडन किया जा रहा है, उसमें नए सदस्यों को लाया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से ब्रिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और भारत और मिस्र जो कि काफी एक सिमिलर कंट्रीज हैं, जैसे मैंने कहा जैसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, 5000 साल पुरानी सभ्यताएं हैं, दोनों सभ्यताएं पुरानी हैं, उसके बावजूद जो दोनों की जो सोसाइटी है, जो सामाजिक संरचना है, वो भी काफी एक जैसी है। अगर आप मिस्र के अंदर घूम रहे हो तो आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल ही वैसा ही सामाजिक संरचना है। तो दोनों ही देश एक दूसरे से काफी ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। जी, एम्बेसडर दिनकर श्रीवास्तव, हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री, अभी अमेरिका में भी इस बात को उठाया गया कि जितनी प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें सुधार होना चाहिए। ऐसे में जब मिस्र की बात करते हैं तो अफ्रीकन यूनियन को लेकर वो भी इस बात को आगे रखता है, अपनी दावेदारी को आगे रखता है कि कम से कम यूएनएससी जैसी संस्था में उसकी भी दावेदारी होनी चाहिए। वो एक बात, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जब सुधार की बात होती है और अफ्रीका को भी प्रतिनिधित्व देने की बात होती है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, ऐसे में मिस्र के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अगर उसकी भी आवाज बुलंद हो तो कहां तक ये ग्लोबल साउथ के मंच की आवाज को भी बुलंद करने में सहायता मिल सकती है? क्योंकि भारत इस ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन साथ में अगर कोई मजबूत देश भी साथ होते हैं तो जाहिर है कि आवाज बुलंद होती है। सर, जहां तक ग्लोबल साउथ का सवाल है, और अगर हम मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क को देखें तो शायद शुरुआत होनी चाहिए WTO से, जहाँ पे हमारे और इजिप्ट के आर्थिक नीतियाँ और इंटरेस्ट काफ़ी एक से हैं और इनमें दोनों मिलके साथ काम कर सकते हैं। इजिप्ट का हमेशा G77 और चाइना के उसमें काफ़ी रोल रहा है। जहाँ तक अफ्रीकन यूनियन की बात है और अफ्रीकन यूनियन का UN में क्या रोल होना चाहिए, वो जो है वो अफ्रीका के देश ही अगर उसको ठीक से बढ़ा सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से हमारा कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा। मगर हाँ, हम ज़रूर UN के कुछ मुद्दे हैं, जैसे UN पीस कीपिंग है जिसमें इजिप्ट और इंडिया दोनों ने बड़ा हाथ रहा है, उसमें हम साथ काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और अगर विस्तार देकर के समझने की कोशिश करूं, जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात होती है दिनकर प्रकाश जी, तो हम ये देखते हैं कि जब नाम आता है कि किन किन देशों को जोड़ा जा सकता है, स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर बनाया जा सकता है, तो हम ये देखते हैं कि जब पहला नाम तो अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका का आता है, लेकिन जब कभी दूसरे देश की चर्चा होती है तो उसमें मिस्र का नाम जरूर आता है। और उसके बाद फिर भारत की जो दावेदारी है वो तो निश्चित रूप से अगर आज की दुनिया में कहा जाए तो पहली दावेदारी है विस्तार के बाद। तो इस फ्रंट पर भी क्या इस यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है? मैं साहब इसमें कहना चाहूँगा, और मैंने इस मुद्दे पे राष्ट्रसंघ के सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म पे 8 साल काम किया। इंडियन कैंडिडेचर परमानेंट मेंबरशिप पहला फॉर्मल स्टेटमेंट था 93 में, मैंने ड्राफ्ट किया था जी। हमारे और इजिप्ट की भूमिकाएं और नीतियां इसमें थोड़ा अलग हैं। हम परमानेंट मेंबरशिप के विस्तार की बात करते हैं, वो रोटेशनल मेंबरशिप की बात करते हैं। ओके। और जो अफ्रीकन यूनियन की पोजीशन है वो इन दोनों के बीच में कहीं आती हैं, और वहाँ पे 3 दावेदार हैं। इजिप्ट तो है, वो हम ज़रूर मानते हैं, लेकिन इसके अलावा साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया भी है। तो जैसा मैं पहले कह रहा था, ये तो उनके आपस के बीच की चीज़ है जिसमें शायद हमारा ना पढ़ना ही ठीक होगा।
वो किसका चुनाव करें। मगर हाँ, और जो मुद्दे हैं यूएन से रिलेटेड, जैसे यूएन पीस कीपिंग है, क्लाइमेट चेंज, शर्म एल शेख कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी पिछले साल इजिप्ट में, तो इस और इजिप्ट और हिंदुस्तान दोनों पे इसका असर है, इस पे हम साथ काम कर सकते हैं। आपने इसकी बात की, इसके साथ में क्लीन एनर्जी के मुद्दे को भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि जब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें क्लीन हाइड्रोजन को लेकर भारत की ओर से कई कंपनियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं, और ये हाइड्रोजन मिशन भारत के लिए भी एक महत्वाकांक्षी मिशन है और मिस्र में भी इसकी संभावनाएं नजर आती हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र में, खासतौर पे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मिस्र और भारत के बीच में सहयोग के भी क्या आयाम दिखते हैं आपको? जी एम्बेसडर साहब आपसे। साहब, इजिप्ट में अगर आप उसका मैप देखिए, उसमें नाइल के दोनों तरफ एक 20 किलोमीटर का हिस्सा है जहाँ पे हरियाली है, बाकी सारा मरुस्थल है, रेगिस्तान, डेजर्ट। तो उनके पास ज़मीन है और उसमें वो सोलर पावर लगाई जा सकती है। उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा विस्तार किया, आसवान डैम 50s में बना, 60s में बना, मगर अब जो आगे जो विस्तार होगा वो सोलर। आपने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन का दो तरह से बनाई जा सकती है, सोलर के या रिन्यूएबल के थ्रू या न्यूक्लियर के थ्रू। अगर सोलर के थ्रू बनाना है तो चूंकि इजिप्ट में गर्म देश है, सोलर पावर अवेलेबल है और लैंड अवेलेबल है, तो और वो चूंकि रेगिस्तान की लैंड है तो यहाँ से सस्ती होगी, तो वो ज़रूर आप ठीक कह रही हैं, उसका काफ़ी स्कोप है कि अगर दोनों देश उसमें साथ काम करें। कि हालांकि अभी तक भारत की 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने $7 बिलियन का निवेश वहां कर दिया है हाइड्रोजन मिशन में ही। जी, ये अपने आप में एक बड़ी साझेदारी है दोनों देशों के बीच, निश्चित रूप से। अब अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात आपने शुरू में की थी एम्बेसडर साहब, कि किस तरह से कि जो मिस्र को हम देखें, अगर इसकी ज्योग्राफी को, ये अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर में है और उसके बाद यूरोप शुरू हो जाता है, और अरब देश का तो प्रमुख देश ये है ही अरब देशों का। ऐसे में मिस्र का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मिस्र जो है वहाँ से आप यूरोप भी बहुत ही नज़दीक पड़ता है और अफ्रीका में तो वो खैर शामिल है ही। तो 2 महादेश और उसके बहुत सारे देश, उसमें एक तरह से कड़ी के रूप में मिस्र की पहचान है, जोड़ने वाली योजक कड़ी के रूप में। दिनकर प्रकाश जी। जी, और उसका तीसरा आयाम अफ्रीका और यूरोप के अलावा, इनफैक्ट जो सबसे नज़दीक का आयाम है, हाँ, वो मध्य पूर्व के जितने देश हैं, अरब, ये जितने भी मध्य पूर्व वाले, जी, उसमें इजिप्शियन माइग्रेंट कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और इजिप्शियन लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूज़िक सब जगह। कुलसूम एक बड़ी फेमस सिंगर रही हैं, उनके गाने पूरे मध्य पूर्व में सुने जाते हैं, इजिप्शियन नॉवलिस्ट वगैरह। तो अगर आप देखें जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया में मैं रहा हूँ, सब कंपनीज़ में इजिप्शियंस आपको दिखेंगे, और इंटर मैरिजेज़ हुई हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन इजिप्शियन है कौन सऊदी, और सऊदीज़ यहाँ बसे हुए हैं और गल्फ कंट्रीज़ वाले। तो इनके थ्रू हमें एक्सेस तीनों जगह मिल सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शायद होगा मध्य पूर्व। जी जी, लेकिन चलते चलते एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल सिर्फ, क्योंकि आपने अभी कल्चर की बात की और हमने देखा कैसे हिंदी में गाना गा रही थी वहां मिस्र की युवतियां। हालांकि उन्हें हिंदी ज्यादा आती नहीं, लेकिन वो हिंदी में गाना गा रही थी। तो क्या वहां पे हिंदी के प्रति रुझान है कि लोग जानते हैं, सीखते हैं? बॉलीवुड के सॉन्ग्स तो वो गा ही रहे हैं, उनके प्रति तो रुझान दिख ही रहा है। आपने जो दूसरी बात कही, मैं उससे ज़्यादा सहमत हूँ। बॉलीवुड के बारे में रुझान है। उस ज़माने में राज कपूर, संगम और अमिताभ बच्चन, ये 2 बड़े वहाँ पे मशहूर थे। अब मेरे ख़्याल से जो आजकल के हमारे अभिनेत्री हैं उनका रहा होगा। और अगर आप पॉपुलर लेवल पे देखें तो हिंदी और अरबिक के बहुत से वर्ड्स कॉमन हैं, जैसे बस, लेकिन। मुझे वहाँ जाने के पहले नहीं पता था कि लेकिन मैं तो समझता था हिंदी शब्द है, वो अरबिक शब्द है, बस भी अरबिक शब्द है। तो इस तरह की तो बहुत सी सिमिलैरिटीज शब्द हैं जो
हमारी भाषा में भी दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे हमारा ये विशेष कार्यक्रम, हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। नमस्ते। समाज की बेड़ियां तोड़कर